अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम यहाँ पर डिजीज पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हम डिजीज यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं दैट्स आवर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एक डिजीज है किसकी, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसकी ये डिजीज होती है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। क्योंकि आपको वर्ड से ही पता चलेगा, पल्मोनरी मतलब रिलेटेड टू आवर लंग्स। यही हम आज यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? जो ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है ये एक कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। किस चीज का इन्फेक्शन होता है? ऑफ लंग पैरेन्काइमा, यानी जो हमारे लंग का फंक्शनल टिश्यू होता है। पैरेन्काइमा किसको हम कहते हैं? फंक्शनल टिश्यू ऑफ एनीथिंग। लेकिन यहां पर किसकी डिजीज होती है? लंग पैरेन्काइमा की। कंटेजियस होती है, यानी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, इसीलिए ये कंटेजियस होती है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो किसको इफेक्ट करती है? हमारे लंग पैरेन्काइमा को इफेक्ट करती है। उसी को हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। बिफोर कि हम आगे जाए, थोड़ा सा यहां पर मैं आपका अटेंशन चाहूंगा, क्योंकि आपने सुना होगा नॉर्मली ट्यूबरकुलोसिस। अब ट्यूबरकुलोसिस और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में क्या फर्क है? देखिए, ट्यूबरकुलोसिस भी होता है क्या, जो हमारा कॉज करता है। कौन होता है इसका कॉजेटिव एजेंट? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। पहले मैं ये लिखता हूं, कॉजेटिव एजेंट कौन होता है हमारा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सॉरी एमटीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका कॉजेटिव एजेंट होता है। वो क्या कराता है हमारी बॉडी में? ट्यूबरकुलोसिस कराता है। बट हमारा टॉपिक क्या है? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। डिफरेंस क्या है ट्यूबरकुलोसिस और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में? देखिए, जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस होता है ये खाली हमारे लंग्स को ही नहीं होता है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स को होता है। जैसे हमारी किडनीज है, ब्रेन है, ओवरीज को हो सकता है, या जो हमारा यूट्रस है, यूट्रस को ये हो सकता है। तो जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ये डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी को इफेक्ट करता है। वाइल जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है ये यानी ये पार्ट होता है हमारे ट्यूबरकुलोसिस का। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? ये पार्ट होता है हमारे ट्यूबरकुलोसिस का। तो इतना तो आपको डिफरेंस समझ आई होगी कि ट्यूबरकुलोसिस और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। और ये बात भी आप याद रख सकते हैं, जब भी हमारी बॉडी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंटर होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंटर होता है, सबसे पहले ये हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है। और उसी को हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। और फिर अल्टीमेटली पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस अगर ज्यादा सीवियर हो जाए, फिर ये डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके उनको इफेक्ट कर सकता है। तो ये तो हमने देखी डेफिनेशन क्या होती है। और इसके साथ साथ ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं, जो हमारा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि इसमें हमारे गोन्स कॉम्प्लेक्स या जिसको हम गोन्स ट्यूबरकुलाई भी कहते हैं, गोन्स कॉम्प्लेक्स या गोन्स ट्यूबरकुलाई इस वाली डिजीज में बनते हैं। वो क्या होते हैं वो हम अभी आगे इंशाल्लाह पैथोफिजियोलॉजी जब हम डिस्कस करेंगे वहां पर देखेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है। ये एक कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हमारे लंग पैरेन्काइमा का। कौन करता है? एजेंट कौन होता है इसका? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? इसमें गोन्स कॉम्प्लेक्स या गोन्स ट्यूबरकुलाई एक पेशेंट में बनते हैं। और इसके साथ साथ जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आप ये भी याद रख सकते हैं, ये क्या होता है? एसिड फास्ट ग्राम पॉजिटिव
बेसिला ये होता है, कौन सा वाला? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि कॉजेटिव एजेंट होता है हमारे ट्यूबरकुलोसिस का, या हम यहां पर कहेंगे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का। इसके बाद हम देखते हैं पहले ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन यानी ये ट्रांसमिट कैसे होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये क्या होती है? कंटेजियस डिजीज होती है। अब सवाल कि अगर ये कंटेजियस डिजीज है तो ये कैसे ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में? ये ट्रांसमिट होती है बाय ड्रॉपलेट, या इसको हम जनरली कहते हैं ईयरबॉर्न डिजीज ये होती है, क्योंकि ये ईयर की वजह से ट्रांसमिट होती है। कैसे होती है? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव केस यानी एक पर्सन है जिसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। अब उस पेशेंट में क्या है, वो ड्रॉपलेट जब भी वो कफ करेगा या स्नीजिंग उसको होगी या वो जब टॉक करेगा तो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, और उन ड्रॉपलेट्स में क्या होता है? हमारा एमटीबी होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, और वो जब इनहेल करेगा, हमारा एक नॉर्मल पर्सन जब इनहेल करता है वही ड्रॉपलेट्स, तो उसमें भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। ये तो आया ट्रांसमिशन हमारा। अब हम इसके बाद देखेंगे जो हमारा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसके कॉजेस क्या होते हैं, यानी किस वजह से हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक पेशेंट में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस करता है। तो अब हम आते हैं कॉजेस पे। कॉजेस देखिए, सबसे पहला कॉज, या जिसको हम प्राइमरी कॉज भी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राइमरी कॉज। प्राइमरी कॉज तो हमने अभी देखा ही, कौन करता है ट्यूबरकुलोसिस या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हमारी बॉडी में? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जब भी हमारी बॉडी में एंटर होगा, ये क्या कराएगा हमारी बॉडी में? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इसके बाद कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिन वजह से क्या होता है, एक पर्सन में चांसेस होते हैं कि उसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो जाए। अब हम देखते हैं कौन कौन सा रिस्क फैक्टर होता है जिस वजह से क्या होगा, एक पर्सन में चांसेस है उसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। सबसे पहला रिस्क फैक्टर होता है कि अगर एक पर्सन कंटैक्ट, यानी अगर एक पर्सन, नॉर्मल पर्सन जिसको अभी कोई डिजीज नहीं है, अगर वो कांटेक्ट में हो उस पर्सन के साथ जो क्या है, पॉजिटिव केस है हमारे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को अगर ट्यूबरकुलोसिस है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, कोई नॉर्मल पर्सन अगर उसके साथ कांटेक्ट में है, ट्रांसमिशन हमने अभी देखा, तो उसको रिस्क है कि उसको भी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। एक तो ये। दूसरा क्या होता है, इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पर्सन या इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पर्सन अगर होगा, ये दूसरा रिस्क फैक्टर होता है। क्या मतलब इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड? यानी अगर एक पर्सन इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड है, यानी उसकी इम्यूनिटी वीक है, उसकी इम्यूनिटी वीक है, तो किन किन पेशेंट्स की इम्यूनिटी या किन किन पर्सन्स की इम्यूनिटी वीक होती है? सबसे पहला छोटा बच्चा होता है जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है। इसके साथ साथ एल्डरली पीपल जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। इसके साथ साथ हमारी प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उसकी इम्यूनिटी भी वीक होती है। इसके साथ साथ अगर कोई अल्लाह बचाए HIV पॉजिटिव पेशेंट है, उसका भी इम्यून सिस्टम वीक होता है। या किसी को अगर कैंसर है, तो कैंसर में हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं। तो कीमोथेरेपी क्या करता है, सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। उसको क्या करना होता है, जो हमारी मैलिग्नेंट सेल्स होती है वो उनको डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन साथ साथ उस कीमोथेरेपी की वजह से जो हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स होती है, और उन नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, हमारी WBCs भी आती है, WBCs भी, और यही WBCs क्या होती है, हमारी इम्यून सेल्स होती है। और जब हम एक पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं या रेडियोथेरेपी देते हैं,
या कोई और थेरेपी देते हैं जिनसे हम सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो साथ साथ में वहां पर WBCs भी डिस्ट्रॉय होगी और उस वजह से क्या होता है, एक पेशेंट की इम्यूनिटी डिक्रीज होती है। और जब एक पेशेंट की इम्यूनिटी डिक्रीज हुई हो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अगर हमारी बॉडी में अंदर आ जाएगा, नॉर्मली हमारी बॉडी उसको पहले ही किल कर देती, लेकिन अभी एक पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उसमें चांसेस है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या कर सकता है, वहां पर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस करा सकता है। ये तो दूसरा रिस्क फैक्टर होता है। पहला हमने देखा कांटेक्ट, उसके बाद इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट या पर्सन। इसके साथ साथ कौन सा रिस्क फैक्टर होता है, प्री एग्जिस्टिंग क्रॉनिक डिजीज। यानी अब अगर हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें पहले से ही कोई क्रॉनिक डिजीज प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज है किसी पेशेंट को, हाइपरटेंशन है किसी पेशेंट को, या किसी को कैंसर है, जो कि क्रॉनिक डिजीजेस हमारे पास होती है। अब अगर किसी पर्सन में ये क्रॉनिक डिजीज पहले से ही प्रेजेंट है तो उसका जो इंटरनल बॉडी का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, यानी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है हमारी बॉडी की, वो ऑल्टर पहले से ही होती है। अब क्या होगा, अब अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमारी बॉडी में एंटर होता है तो उस पेशेंट में भी हाई रिस्क होते हैं कि उसको क्या हो सकता है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। बात एक और, ड्रग या अल्कोहल एब्यूज। यानी अब अगर कोई पेशेंट या कोई पर्सन ऐसा है जो ड्रग एब्यूज या अल्कोहल एब्यूज, यानी बहुत ही ज्यादा एक्सेस में अगर कोई पर्सन ड्रग ले रहा है या कोई भी अल्कोहल ले रहा है, उसको भी हाई चांसेस होते हैं या उसको भी रिस्क होती है कि उसमें पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। अब सवाल कैसे हो सकता है उन पेशेंट्स में जो ड्रग एब्यूजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आईवी ड्रग एब्यूजर होता है, वो क्या करता है, खुद ही आईवी इंजेक्शंस के थ्रू वो ड्रग्स लेता है। उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल पर्सन होता है उसको प्रॉपर, जो हम कहते हैं हाइजीनिक तरीके से हमें कैसे इंजेक्शन देना होता है एक पेशेंट को, वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर या नर्स वगैरह को पता होता है। लेकिन नॉर्मल पर्सन को पता नहीं होता है कि हमें कैसे हाइजीनिकली एक इंजेक्शन अपने वेन में डालना है। अब वो क्या करता है, एक ही इंजेक्शन को बार बार यूज करता है और इसके साथ साथ वो हाइजीन का ख्याल नहीं रखता है। तो जब वो बार बार इंजेक्शन करता है, उस वजह से क्या हो सकता है, उस पेशेंट में इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्टिसीमिया यानी ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है। और पहले ही जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है तो हमारी बॉडी लड़ रही है किसके खिलाफ, इस वाले इन्फेक्शन के खिलाफ। यहां से अगर हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमारी बॉडी में एंटर हो गया तो वो क्या कर सकता है, हमारी बॉडी प्रॉपरली उसके साथ लड़ नहीं सकती, यानी डिफेंस नहीं कर सकती माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को, और उस वजह से भी क्या हो सकता है, हमारा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। इसके बाद एक और रिस्क फैक्टर क्या होता है, इमिग्रेशन फ्रॉम, शॉर्ट में आप याद रखिए, यानी अगर कोई पेशेंट वहां से इमिग्रेशन या माइग्रेशन कर रहा है, शॉर्ट में आप याद रखिए, अगर कोई पेशेंट माइग्रेशन कर रहा है किन जगहों पर, उन जगहों पर जहां पर ज्यादा केसेस पाए जाते हैं हमारे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के। फॉर एग्जांपल अफ्रीका में ज्यादा केसेस पाए जाते हैं, एशिया जो है, एशिया में भी ज्यादा केसेस पाए जाते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के। तो अब अगर पेशेंट उन जगहों से वापस आ रहा है या वहां जा रहा है तो उसको भी रिस्क होती है, हाई रिस्क होती है कि उसमें भी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। इसीलिए ये सारे टेस्ट पहले एक पेशेंट को या पर्सन को करने पड़ते हैं जब उसको वो चाहे एशिया से निकलना हो बाहर या एशिया में आना हो, वो चीजें उनको करनी पड़ती है। इसके साथ साथ एक और रिस्क फैक्टर, ओवर क्राउडिंग, यानी जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी हम
चल रहे हैं, यहाँ पर 10,000 लोग हैं, तो भीड़ बहुत ज्यादा है। क्या पता किसी पेशेंट में अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। मैंने पहले ही बोला ये कैसे फैल सकता है। बात अगर पॉजिटिव पर्सन कर रहा है या उसको अगर छींक आई, उसके साथ साथ अगर क्या हुआ वो खांस रहा है, कफ कर रहा है, तो उस वजह से भी रिस्क होता है ओवरक्राउडिंग में। यानी अगर कोई भी पेशेंट वहां पर पॉजिटिव होगा तो उस वजह से भी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड हो सकता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिन वजह से क्या होता है, एक पेशेंट में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ये हमारे कॉजेज आए और रिस्क फैक्टर्स। अब हम आगे देखते हैं कि साइंस एंड सिम्टम्स। यानी अब अगर किसी पेशेंट में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, अगर पेशेंट में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो उसके जो बॉडी होगी वो क्या रिएक्शन दिखाएगी उसके खिलाफ, यानी उसमें कौन कौन से साइंस, कौन कौन से सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, तो हम वही देखेंगे, साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स देखिए, सबसे पहला जो साइन होगा एक पेशेंट में या सिम्टम होगा एक पेशेंट में, वो होता है परसिस्टेंट कफ। persistent cough more than 2 weeks। आपने सुना भी होगा, अगर एक पर्सन में 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही है, अगर एक पर्सन में 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही है तो उसे क्या हो सकता है, उसमें चांसेस हो सकता है कि उसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होगा। इसलिए आपने सुना होगा पहले पहले 3-4 साल 5 साल पहले हमारे टीवीज में या रेडियोज में ऐड आते थे कि जब भी किसी पर्सन को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी होगी उसको क्या करना चाहिए, अपने स्प्यूटम का टेस्ट करना चाहिए। वो हम आगे डायग्नोसिस में देखेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि इसमें क्या हो सकता है, जिस पेशेंट में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है उसमें बहुत ही ज्यादा खांसी और परसिस्टेंट यानी बहुत टाइम तक, मोर देन 2 वीक्स तक रहती है। तो ये सबसे पहला साइन होता है। और इसके बाद दूसरा साइन क्या होता है इस पेशेंट में, वीजिंग साउंड। वीजिंग साउंड यानी जब एक पेशेंट जिसमें पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है, जब वो सांस लेता है या सांस छोड़ता है तो उसमें वो विसलिंग साउंड आता है। सांस जब वो छोड़ता है तो उसमें वो कुछ विसलिंग साउंड जैसा लगता है, उसी को हम कहते हैं वीजिंग साउंड। वो वीजिंग साउंड क्यों आता है एक पेशेंट में, क्योंकि जब ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है, वहां पर हमारी इम्यून सेल्स होती है, वो क्या करती है, वहां पर इन्फ्लामेशन कराती है। वो हम पैथोफिजियोलॉजी में भी देखेंगे, बट थोड़ा थोड़ा मैं यहां पर बोल रहा हूं। जब इन्फ्लामेशन होगी तो एयर के लिए जो पैसेज होती है, वो पैसेज कम हो जाती है। जब पैसेज कम हो जाती है तो वो विसलिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। ये दूसरा साइन या सिम्टम हमारे पेशेंट में होता है जब भी उसमें क्या होगा, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है। इसके साथ साथ फीवर भी होगा। क्यों होगा फीवर, क्योंकि जब भी इंफेक्शन होता है हमारी बॉडी में फीवर आता ही आता है, तो फीवर उस पेशेंट में हो सकता है। इसके साथ साथ उस पेशेंट में डायरिया या वॉमिटिंग भी हो सकती है। कैसे, मैंने अभी भी बोला, जब पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस सीवियर हो जाता है तो ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में फैल जाता है। इसी के साथ साथ ये हमारे जीआईटी में भी फैल सकता है और वहां पर ये बहुत सारी डिजीज, या हम कह सकते हैं वहां पर ये मतलब कुछ ऐसा कर देता है जिससे हमारा जो जीआईटी है वो ज्यादा कंट्रैक्ट करता है और उस वजह से हमारी वॉमिटिंग भी हो सकती है और इसके साथ साथ डायरिया भी हो सकता है। और इसके साथ साथ एक और साइन हेडेक भी होता है एक पेशेंट में। इसके साथ साथ कौन सा साइन आता है हमारे पेशेंट में, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ये होता है हमारे पेशेंट में। इसके साथ साथ क्या होता है, हाइपोक्सिया एक पेशेंट में होता है, यानी टिश्यू लेवल पे प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही है, यानी हमारे टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अब सवाल, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं, जब भी आप देखोगे कि एक पेशेंट में साइनोसिस है, साइनोसिस जो कि एक और सिम्टम भी होता है साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब क्या होता है,
ब्लू या पर्पल हमारी स्किन पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे नेल्स पर्पल हो जाते हैं, हमारे लिप्स जो है वो पर्पल हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर ज्यादा साइनोसिस है तो हमारे स्किन क्या होती है, थोड़ी ब्लूइश या पर्पल हो जाती है, जिसका मतलब क्या है, हमारी स्किन या हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपरली हमारे टिश्यूज तक नहीं पहुंच रहा है। क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। अब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्यों है? क्योंकि हमारा जो लंग है वो इफेक्टेड है, वहां पर प्रॉपरली एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से हमारा साइनोसिस भी हो सकता है। और यही वजह है जब हमारी बॉडी में साइनोसिस होता है, यानी हाइपोक्सिया हुआ, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, अब हमारी बॉडी क्या करती है, वो हमारे ब्रेन को कहती है ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारा ब्रेन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको ज्यादा कंट्रैक्ट और रिलैक्स कराता है, तो हमारी रेस्पिरेटरी रेट क्या है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होती है, यानी जल्दी जल्दी हम सांसें ले रहे हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो कि कहां पर पाए जाते हैं, हमारे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में। इसके साथ साथ चेस्ट टाइटनेस भी होती है। चेस्ट टाइटनेस क्यों होती है? चेस्ट टाइटनेस क्योंकि इन्फ्लामेशन होगी। जब भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, यहां पर इन्फेक्शन हमारे लंग्स में हुआ है, तो जरूरी है कि लंग्स में जो हमारे डक्ट्स है, चाहे फिर एल्वियोलर डक्ट्स हो वगैरह, जो भी स्ट्रक्चर हमारे लंग, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये पैरेन्काइमा का इन्फेक्शन होता है, वहां पर इन्फ्लामेशन होती है। जब भी इन्फ्लामेशन होती है वहां पर क्या होता है, स्वेलिंग होती है, और जब स्वेलिंग होगी तो वहां पर चेस्ट टाइटनेस हम फील करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी आप याद रख सकते हैं, जब भी हम स्टेथोस्कोप एक पेशेंट पे लगाते हैं जिसमें पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है, यानी हम क्या करेंगे, ब्रेथ साउंड जब हम चेक करेंगे एक पेशेंट में, वहां पर हमें क्रैकल साउंड्स सुनने को मिलते हैं इस पेशेंट में, जिसमें क्या पाया जाता है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पाया जाता है। यह हमने देखे कि साइंस एंड सिम्टम्स एक पेशेंट में क्या होते हैं जब वो इफेक्टेड होता है बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी जिसमें पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हुआ होगा, उसमें कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। बिफोर कि हम पैथोफिजियोलॉजी पे चले जाए, हम पहले देखते हैं स्टेजेस या फेजेस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, यानी कैसे होता है हमारा ट्यूबरकुलोसिस। इसके कुछ फेजेस है, यानी ये कुछ स्टेप्स में होता है। पहले एक स्टेप होगा, उसके बाद दूसरा स्टेप होगा, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली जितने फेजेस हमारे पास 3 फेजेस होते हैं, यानी हमारा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस 3 फेजेस में होता है, यानी हमारे पास 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज जो हमारा होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस जो पहला वाला फेज हमारा होता है, ये प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, ये वो वाला फेज होता है जब भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ध्यान से सुनिएगा, जब भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक पॉजिटिव पेशेंट से एक नॉर्मल पर्सन में एंटर होता है, बाय ईयर ये ट्रांसमिट होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, यानी पॉजिटिव पर्सन से कहां पर आता है, हमारे जो नॉर्मल पर्सन होता है उसमें जब ये चला जाता है, और जब ये इसमें इन्फेक्शन करेगा, जब ये इस नॉर्मल पर्सन में इन्फेक्शन करेगा, पहले यानी पहला फेज, पहले दिनों में, उस स्टेज को हम कहते हैं प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। उस वाले स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। इस वाले फेज को आप याद कैसे रखोगे, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि एक पेशेंट प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में है, या लेटेंट फेज में है, या एक्टिव फेज में, हम अभी देखेंगे। यानी अब आपको कैसे पता चलेगा कि एक पेशेंट किस वाले फेज में। अब पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में हम कैसे देख सकते हैं कि एक पेशेंट प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में है। देखिए, साइंस एंड सिम्टम्स इस फेज में नहीं आते हैं। इस फेज में एक पर्सन में साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि अभी हमारी बॉडी कैपेबल होती है कि वो किस
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को डिफेंड कर रही होती है, यानी इसको ये अपनी बॉडी पे हावी नहीं होने दे रही है इस वाले फेज में। दैट्स वाई कि यहां पर साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आते हैं। इसके साथ साथ हम एक और टेस्ट भी करते हैं यहां पर, स्किन टेस्ट, जिसको हम मॉन्टॉक्स टेस्ट भी कहते हैं। स्किन टेस्ट अगर हम करेंगे इस वाले फेज में, वो भी हमारा नेगेटिव आता है। स्किन टेस्ट जब हम करेंगे वो भी इस वाले फेज में क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसके साथ साथ अब अगर हम ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड में भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अभी प्रेजेंट नहीं होता है इस वाले फेज में। इसके साथ साथ अगर आप चेस्ट एक्सरे करोगे, चेस्ट एक्सरे में भी हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट नहीं होता है। किस वाले फेज में, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में। इसके बाद हमारा दूसरा फेज आता है। तो दूसरा फेज कौन सा वाला होता है हमारे पास, वो होता है हमारा लेटेंट फेज। अब सवाल है लेटेंट फेज क्या होता है। ये वो वाला फेज होता है जिसमें क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन इस वाले फेज में भी साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आते हैं एक पेशेंट में। आते हैं लेकिन मतलब उतने ज्यादा वो नहीं होते हैं जिन साइंस एंड सिम्टम्स को हम देख के डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये टीबी पॉजिटिव पेशेंट है। आता है जैसे फीवर हो सकता है एक पेशेंट में, हेडेक हो सकता है, लेकिन वो खास जिसको हम कह सकते हैं कार्डिनल साइंस, जिनसे आपको डायरेक्टली पता चलता है कि इस पेशेंट में ये वाले डिजीज है, वैसे वाले साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आते हैं। इसके साथ साथ लेकिन क्या होता है, जो हमारा ब्लड टेस्ट और स्किन टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आता है एक पेशेंट में। क्यों आएगा पॉजिटिव, क्योंकि हमारी बॉडी में जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है हमारी बॉडी में, लेकिन इस वाले फेज में वो इनएक्टिव होता है। लेटेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इस वाले फेज में एमटीबी जो होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो इनएक्टिव होता है, या आप कह सकते हैं वो इस वाले फेज में सोया हुआ होता है। वो हमारी बॉडी पे वैसा कोई खास इफेक्ट इस वाले फेज में नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इस वाले फेज में हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम या हमारी इम्यून सेल्स होती है, वो उसको अपना वाला इफेक्ट नहीं दिखाने देती है। इसलिए हमारा चेस्ट एक्सरे भी यहाँ पर, चेस्ट एक्सरे वो नॉर्मल आता है, चेस्ट एक्सरे भी नॉर्मल आता है इस वाले फेज में। लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, लेटेंट वाले फेज में इसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे गोन्स कॉम्प्लेक्स, या जिसको हम गोन्स ट्यूबरकुलाई कहते हैं। ये क्या होता है ये हम अभी पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है हमारे लेटेंट फेज में, इसमें प्रेजेंट होता है हमारा गोन्स कॉम्प्लेक्स, या जिसको हम गोन्स ट्यूबरकुलाई कहते हैं। और इसमें खास साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन ये याद रखना है ब्लड और स्किन टेस्ट इसमें पॉजिटिव आ रहा है, यानी इसमें हमारे बॉडी में एमटीबी प्रेजेंट है, लेकिन वो अभी सोया हुआ है। दैट्स वाई हमारी बॉडी पे कोई खास इफेक्ट अभी नहीं आ रहा है। इसके बाद हमारा जो मेन फेज होता है, जिसको हम कहते हैं एक्टिव फेज या स्टेज। असल में जो है हमारा प्राइमरी टीबी होता है, इसमें क्या होता है, पहले तो साइंस एंड सिम्टम्स आती है, लेकिन जो ही हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स वहां पर इन्वेड करती है, वो उसको सप्रेस कर देती है, वो उसके इफेक्ट को होने नहीं देती है। दैट्स व्हाई यहाँ पर ये वाले, और पहले प्राइमरी टीबी में तो उतने ज्यादा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता नहीं है हमारी बॉडी में। दैट्स व्हाई ये सारे टेस्ट क्या आते हैं, नेगेटिव आता है। लेकिन अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस चुप करके बैठा है, स्लीप, यानी वो स्लीपिंग में सोया हुआ है, लेकिन अपनी जो मल्टीप्लिकेशन वो करता रहता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर हमारे ब्लड और स्किन में पॉजिटिव ये वाले टेस्ट हमारे आते हैं। लेकिन जो एक्टिव फेज होता है, इस वाले फेज में क्या होता है, जो ही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को लगता है कि होस्ट की इम्यूनिटी कम हो गई, यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन में अभी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लेटेंट फेज में है, अब किसी पर्सन में क्या हुआ, कोई और डिजीज हो गई, जिस वजह से क्या होता है, उसकी इम्यूनिटी डिक्रीज हो रही है।
जिस वजह से उसकी इम्यूनिटी डिक्रीज हो रही है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यहाँ पर क्या करता है, ये जल्दी जल्दी इस गोन्स कॉम्प्लेक्स से बाहर आके यहाँ पर इफेक्ट दिखाता है हमारी बॉडी में, और यहाँ पर साइंस एंड सिम्टम्स आ जाते हैं जिनसे आप डायरेक्टली कह सकते हो कि हाँ जी, इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट है और उसने क्या किया है यहाँ पर, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो साइंस एंड सिम्टम्स यहाँ पर आएंगे एक पेशेंट में। इसके साथ साथ आपका ब्लड और स्किन का टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा। इसके साथ साथ आपका चेस्ट एक्सरे अगर आप लोगे, वहां पर भी आपको सीधे पता चलेगा, वहां पर वो आपको चेस्ट एक्सरे में वो वेसिकल्स जैसे दिखेंगे, यानी यही होते हैं असल में वो गोन्स कॉम्प्लेक्स, वो हम देखेंगे अभी। यानी चेस्ट एक्सरे भी यहाँ पर आपका पॉजिटिव आएगा, यानी यहाँ पर सारे टेस्ट आपको पॉजिटिव आएंगे, जिनसे आपको क्या पता चलेगा कि एक पेशेंट में अभी एक्टिव फेज ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। और ये होता है हाईली कंटेजियस फेज, क्योंकि इसी में उसके सलाइवा वगैरह में भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आता है, क्योंकि ये ब्लड से फिर यहाँ जब गोन्स कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलता है, ये ब्लड में चला जाता है और फिर हमारे सलाइवा वगैरह में भी आता है। और यही से एक पेशेंट क्या कर सकता है, एक पर्सन से यानी एक पेशेंट से जो पॉजिटिव होगा वहां से ये ट्रांसमिट होके एक नॉर्मल पर्सन में आ सकता है और उनको भी ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कर सकता है। और इसी फेज में फिर क्या होता है, अल्टीमेटली नेक्रोसिस यानी फाइब्रोसिस वगैरह हमारे लंग्स को हो जाती है, और फिर अल्टीमेटली वो परमानेंटली डैमेज होता है। अब डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कितनी है। ये तो हमने देखा कि फेजेस क्या क्या होते हैं हमारे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के। 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले हमने देखा प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, उसके बाद हमने क्या देखा, लेटेंट फेज होता है, और उसके बाद अल्टीमेटली जो लास्ट वाला होता है दैट इज एक्टिव फेज ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब जो मेन हमें यहां पर देखनी है दैट्स पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी अब हम डिस्कस करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब कैसे होता है ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, इसमें क्या क्या चीजें होती है वो हम अब अच्छे से डिस्कस यहां पर करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कोई भी रिस्क फैक्टर हो सकता है, जो मैंने पहले ही आपको बोला, कोई भी रिस्क फैक्टर अगर किसी पेशेंट में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो क्या हो सकता है, यहां से हमारा एमटीबी आएगा। एमटीबी को चांस मिलता है जब भी वो देखता है कि कोई रिस्क फैक्टर है हमारे पेशेंट, किसी नॉर्मल पर्सन में कोई भी रिस्क फैक्टर है जो हमने अभी डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी एक पर्सन क्या है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो एमटीबी जो ही यहां पर आएगा तो वो उस पेशेंट को इन्फेक्ट करेगा। जो ही एमटीबी आता है ये क्या करेगा, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाएगा और अल्टीमेटली कहां पर पहुंचेगा, जो हमारे एल्वियोले होते हैं, एल्वियोलाइज में ये पहुंचेगा। कौन सा वाला, हमारा माइकोबैक्टीरियम कहां पर पहुंचेगा, हमारे एल्वियोल्स में अल्टीमेटली पहुंचता है। और अब एल्वियोलाइज में क्या होगा, जो हमारे एल्वियोलाई होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का वो क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है, इम्यून सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट लाइन इम्यून सिस्टम, जो ही, ये मैंने फर्स्ट लाइन क्यों कहा यहां पर, अभी आपको समझ आएगा। यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और वो क्या करता है, वहां पर मैक्रोफेज आती है। मैक्रोफेज जो ही आती है वो इन जो हमारे पास एमटीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये इसको क्या करती है, फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस यानी ये इसको एनगल्फ करता है, खाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को। अब नॉर्मली जो हमारी मैक्रोफेजेस होती है वो क्या करती है, वो पहले इनको एनगल्फ करती है और फिर अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय करती है जो भी एंटीजन हमारी बॉडी में या पैथोजन जो भी हमारी बॉडी में एंटर होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, जब ये नॉर्मल मैक्रोफेजेस आती है, इनको फैगोसाइटोसिस करती है। अब इसको क्या करना था, इनको डिस्ट्रॉय करना था, इनकी डिस्ट्रक्शन करती है। लेकिन जो ये एमटीबी होता है ये बहुत ही चालाक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। ये एक प्रोटीन को सिक्रेट करता है, ये एक प्रोटीन को सिक्रेट करता है
और जो प्रोटीन क्या करता है, इसको एनगल्फ नहीं करने देता है। एनगल्फ तो ये करता है लेकिन इसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है, सॉरी, इसको डिस्ट्रॉय नहीं करने देता है। अब सवाल ये क्या करता है ऐसा जिससे ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है? याद रखिए, जो भी हमारा मैक्रोफेजेस होती है, ये कैसे एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती है। ये जो ही एक सेल में, फॉर एग्जांपल ये मैक्रोफेज है, इसमें सेल ऑर्गेनेलीज तो होंगे, न्यूक्लियस होगा, इसके साथ साथ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज होती है, इसके साथ साथ यहां पर इसके पास लाइसोजाइम होता है, जिसमें क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और वही रेस्पॉन्सिबल होती है जो क्या करती है, डिस्ट्रक्शन करती है इन एंटीजन्स वगैरह की। वो क्या करती है, डिस्ट्रक्शन करती है। लेकिन यहां पर जो एमटीबी हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, वो प्रोटीन क्या करता है, इस एमटीबी को बाइंड नहीं होने देता है, यानी वो यहां पर इस चीज को रोकता है, वो एमटीबी को इस लाइसोजाइम के साथ बाइंड होने से बचाता है, जिस वजह से क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन नहीं होती है हमारे एमटीबी की। कहां पर, इन वाले मैक्रोफेजेस में। तो अब सवाल, मैक्रोफेजेस ने तो एनगल्फमेंट की यहां पर, एनगल्फमेंट तो उन्होंने की, लेकिन डिस्ट्रक्शन नहीं हो रही है। इसीलिए यहां पर एक और सेकंड लाइन डिफेंस आता है, इसलिए मैंने लिखा था फर्स्ट लाइन, और अब सेकंड लाइन डिफेंस यहां पर आता है। स्पेशल टाइप ऑफ मैक्रोफेज यहां पर आते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ मैक्रोफेज, जिनको हम कहते हैं एपिथियोलॉइड मैक्रोफेज। एपिथियोलॉइड मैक्रोफेजेस। अब जो ही ये एपिथियोलॉइड मैक्रोफेजेस आते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो हमारा मैक्रोफेज, नॉर्मल मैक्रोफेज जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे ये मैक्रोफेजेस है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा एमटीबी प्रेजेंट है। अब ये हमारे एपिथियोलॉइड मैक्रोफेज जो ही आती है, ये इनके इर्द गिर्द आ जाती है, या हम कह सकते हैं ये इनके सराउंडिंग में आती है, और यहां पर ये एक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम फिर कहते हैं गोन्स कॉम्प्लेक्स। गोन्स कॉम्प्लेक्स, या इसको हम पहले कहेंगे गोन्स फोकाई। क्या कहते हैं, गोन्स फोकाई, हम इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं। अब यही, यानी यहां पर हमारा गोन्स फोकाई बनता है, गोन्स फोकाई। अब सवाल है, हमारे लंग्स में तो एक ही गोन्स फोकाई नहीं बनेगा, यानी डिफरेंट जगहों पर हमारा क्या होगा, एमटीबी प्रेजेंट होगा, और वहां वहां हमारे गोन्स फोकाई बनेंगे। इसी के साथ साथ जो हमारा लिम्फॉइड टिश्यू, यानी लिम्फ नोड्स जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि लंग्स में भी अपने लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें भी क्या बनेंगे, गोन्स फोकाई बनते हैं। और जो ये सारे गोन्स फोकाई बनते हैं, इन्हीं को हम फिर अल्टीमेटली कहते हैं गोन्स कॉम्प्लेक्स। गोन्स कॉम्प्लेक्स, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, गोन्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या गोन्स ट्यूबरकुलाई। गोन्स ट्यूबरकुलाई हम इन्हीं को फिर कहते हैं। और इसी वाले स्टेज को हम लेटेंट स्टेज भी कहते हैं, जो हमने अभी देखा, लेटेंट फेज, जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, हमारा गोन्स फोकाई होता है। अब जो ही ये गोन्स फोकाई, अब अभी तो हमारी इम्यूनिटी ठीक है, हमारी इम्यून सेल्स इसको सराउंड में बंद कर रही है, इसको इफेक्ट अपना शो नहीं करने दे रही है। यही तो काम होता है ना हमारे गोन्स फोकाई का या गोन्स कॉम्प्लेक्सेस का, यही काम होता है कि वो इनको सप्रेस करती है, इनको अपना, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को ये अपना इफेक्ट शो करने नहीं देती है। अब सवाल कि अब कभी कभार क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी, जो हमने अभी पहले भी डिस्कस की, अब कभी कभार क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। अब जो ही हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई, इम्यूनिटी जो ही हमारी वीक हो गई, अब देखिए यहां पर क्या होगा, जो ये गोन्स फोकाई में एपिथियोलॉइड सेल्स क्या कर रही थी, इसको सराउंड कर रही थी, इसको सराउंड कर रही थी। फॉर एग्जांपल इन सेल्स का भी अपना लाइफ टाइम होगा, लाइफ स्पैन होगा इनका। फॉर एग्जांपल अगर हम लेट्स से हम कहेंगे इनका लाइफ स्पैन 4 डेज है। अब 4 दिनों के बाद क्या होता है, नई सेल्स प्रोड्यूस होती है, और ये वो सेल्स इनको रिप्लेस कर देती है। लेकिन अब हमारी बॉडी में ऐसी कंडीशन है कि नई सेल्स या तो बन ही नहीं रही है, या बहुत कम बन रही है।
फॉर एग्जाम्पल कीमोथेरेपी, रिस्क फैक्टर याद करिए फिर से। रिस्क फैक्टर कीमोथेरेपी की वजह से क्या होता है, सेल डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो वहां पर हमारे एपिथियोलाइड्स की डिस्ट्रक्शन भी होगी। अब क्या हो रहा है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही, एपिथियोलाइड सेल्स प्रॉपरली नहीं बन रही है, तो यहां पर एपिथियोलाइड सेल्स धीरे धीरे कम होगी, धीरे धीरे एपिथियोलाइड सेल्स यहां पर कम होगी, जिस वजह से क्या होता है, इन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को, यानी इनको क्या होता है, इनको मौका मिल जाता है, ये बाहर आ जाते हैं हमारे, पहले तो ये लिम्फॉइड टिश्यू के थ्रू हमारे लिम्फ में आएगा, उसके बाद हमारे ब्लड में आएगा, और उसके बाद ये हमारी सारी बॉडी में स्प्रेड होता है। यानी ये फिर क्या होगा, स्प्रेड होगा हमारी बॉडी में, स्प्रेड जो ही है हमारी बॉडी में होगा, फिर ये जो मैंने पहले ही कहा था, ट्यूबरकुलोसिस खाली हमारे लंग्स को इफेक्ट नहीं करता है, अब ये हमारी किडनी की तरफ भी जा सकता है, हमारे ब्रेन की तरफ भी जा सकता है, इन फीमेल्स उनकी ओवेरीज में भी ये जा सकता है, या यूट्रस में भी जा सकता है, तो डिफरेंट जगहों पे ये अपना इफेक्ट शो करता है। और इसी वाली कंडीशन में जब ये स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट बॉडी, हमारे साइंस एंड सिम्टम्स आ जाते हैं। यानी अब हमारा कौन सा स्टेज यहां पर आएगा, एक्टिव स्टेज आता है हमारे ट्यूबरकुलोसिस का, और जहां पर ये साइंस एंड सिम्टम्स शो करता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तो ये सब आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, और फिर भी अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप ये सारा कुछ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हमारा रहता है दो चीजें, एक तो डायग्नोसिस, उसके साथ साथ मैनेजमेंट, उसमें मेडिकल मैनेजमेंट एज वेल एज नर्सिंग मैनेजमेंट। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा पार्ट 2 होगा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का, उसमें हम इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। इतना मुझे लगता है आपको समझ अच्छे से आया होगा। थैंक यू सो मच।